हेलो गाइस, फ्यूल में चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेचिंग और वार्म अप अगर गलत तरीके से किया गया तो आपके गेन्स और जो आप कितने रिजल्ट्स अटेन किए हैं उसमें एक बाधा और एक ऑब्स्टिकल बन सकता है। तो हम देखते हैं कैसे बन सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है। जो स्ट्रेचिंग का मतलब है कि बेसिकली ये है कि आप अपने मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं, जो उसके अंदर इनहेरेंट टेंशन है आप उसको रिलीज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ट्राइसेप है तो मैंने पकड़ के अगर ये किया तो स्ट्रेचिंग है। तो बेसिकली आप अपने मसल को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्ट्रेचिंग कितने टाइप के होते हैं? आपका 3 टाइप के होते हैं स्ट्रेचिंग। जो पहला टाइप होता है वो होता है स्टैटिक, दूसरा होता है आपका डायनेमिक, तीसरा होता है बैलिस्टिक। जो आपका स्टैटिक स्ट्रेचिंग है उसका मतलब है कि आप उस मसल को जो स्ट्रेच कर रहे हैं उसको अराउंड 30 या 30 सेकेंड से ज़्यादा आप होल्ड कर रहे हैं एक प्लेस में, तो स्टैटिक है। डायनेमिक स्ट्रेचिंग का मतलब है कि आप मूवमेंट्स कर रहे हैं एक जगह, फिक्स्ड नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं अपना चेस्ट का कर रहा हूँ तो ये मेरा डायनेमिक हुआ, बट यही मैं अगर इसको पकड़ के यहाँ ऐसे स्ट्रेच तो ये स्ट्रेचिंग हुआ क्योंकि यहाँ पे मैं एक जगह रुका हुआ हूँ। बैलिस्टिक हुआ जैसे मान लीजिए मेरे चेस्ट में कहीं मुझे स्ट्रेच करना है और यहाँ में मुझे हल्का सा नॉट या टेंशन फील हो रहा है तो मैं झटका दूंगा अपने चेस्ट को ऐसे। ये तो ये बैलिस्टिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेचिंग हुई। और ये जो बैलिस्टिक फॉर्म है ये जनरली इंजूरियस होते हैं क्योंकि कभी भी मसल को झटका नहीं देना होता है, क्योंकि अगर आप एकदम से इम्पैक्ट देंगे तो मसल वो झेल नहीं पाएगा, हो सकता है आपको इंजरी हो। कई बार ये होता है कि आपका टेंशन रिलीज हो जाएगा, बट बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको इंजरी भी हो सकती है। इसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग जनरली करते हैं वो है स्टैटिक स्ट्रेचिंग की टाइमिंग। जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग का टाइमिंग है वो आपका वर्कआउट के बाद होता है, ना कि वर्कआउट से पहले। अगर आपने वर्कआउट से पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर ली तो उससे नुकसान क्या है? नुकसान देखिए, स्टैटिक स्ट्रेचिंग जब आप करते हैं उससे 2 चीज़ें होती हैं। पहला, आपका जो मसल के अंदर टेंशन है वो काफ़ी हद तक निकल जाता है। दूसरा, आपके जो पेन रिसेप्टर्स हैं मसल के अंदर वो डिमिनिश हो जाते हैं। तो पहला जो मैंने आपको बताया कि जब आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं तो इनहेरेंट टेंशन निकल जाता है उसके। तो अगर आपने वर्कआउट से पहले कर लिया तो उससे नुकसान क्या होगा आपका? कोई भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से पहले जब भी आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे तो आपके मसल में एक इनहेरेंट टेंशन होना चाहिए उस लोड या उस रेजिस्टेंस को रेजिस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर वो रेजिस्टेंस मसल रेजिस्ट नहीं कर पाएगा तो एकदम से कोलैप्स कर जाएगा और इंजरी वहीं होती है। तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग अगर आप वर्कआउट से पहले करेंगे तो वो नुकसान है। तो दूसरा मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग पेन रिसेप्टर्स डिमिनिश करता है, तो उसके वजह से नुकसान क्या अगर आप वर्कआउट से पहले करेंगे कि जब आप ओवर ट्रेन करेंगे वर्कआउट के दौरान तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप ओवर ट्रेन कर रहे हैं, आपको पेन उतना फील नहीं होगा। और वर्कआउट के बाद में आपको पता चलेगा इंजरी हो गई, सोरनेस हो गया, स्वेलिंग हो गई। ये सब स्टैटिक स्ट्रेचिंग के वजह से है जो आपने पहले वर्कआउट से किया है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग हमेशा आपको वर्कआउट के बाद करना है, ना कि वर्कआउट से पहले। तो वर्कआउट से पहले क्या कर सकते हैं? वर्कआउट से पहले आप डायनेमिक स्ट्रेचिंग कीजिए, यानी कि मान लीजिए चेस्ट है तो ये कर रहे हैं शोल्डर्स, फिर आपका ट्राइसेप हो गया तो ट्राइसेप कर रहे हैं, ये डायनेमिक मूवमेंट्स हुए। स्टैटिक नहीं कीजिए आप वर्कआउट से पहले, स्टैटिक वर्कआउट के बाद और वर्कआउट से पहले डायनेमिक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वार्म अप का मतलब क्या होता है। वार्म अप का बेसिकली ये मतलब है कि आप अपने जो भी आप मसल ग्रुप है या टोटल फंक्शन, टोटल फुल बॉडी है, आप उसमें ब्लड पंप करवा रहे हैं। तो मान लीजिए मैं बाइसेप का वार्म अप कर रहा हूँ तो मैं लाइट वेट लेके हाफ रैपिंग कर सकता हूँ, पार्शियल रैपिंग, फुल रेंज ऑफ मोशन कर सकता हूँ। इससे कि मैंने अपने ब्लड फ्लो करवा दिया बाइसेप में, ब्रेन के पास सिग्नल चला गया कि हाँ मुझे बाइसेप को ये बताना है कि वो वर्कआउट करने वाला है, वहां तक मुझे ब्लड फ्लो, न्यूट्रिएंट्स हर चीज ले जानी है, तो स्ट्रेंथ आएगी वो आपके वर्कआउट के दौरान, इंजरी नहीं होगी। क्योंकि आप कभी भी नहीं चाहते जैसे आप बाइसेप करें तो आपके एल्बो वेट उठाए, सेम ट्राइसेप में है, तो इसलिए मसल वार्म अप करते हैं कि मसल में ब्लड फ्लो पहुंचे और वो वेट उठाए, ना कि आपके जॉइंट्स। अब वार्म अप में भी कई मिस्टेक्स होती हैं। जो पहला मिस्टेक है वार्म अप में वो है कुछ ज़्यादा ही वार्म अप कर लेना। यानी कि जब हम वार्म अप करते वक्त हम कुछ सेट्स करते हैं वर्कआउट्स के, तो कुछ लोग वार्म अप में इतने सेट्स कर जाते हैं कि जो मेन उनकी एनर्जी टैंक होती है वही खत्म हो जाती है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मेरा चेस्ट डे है और मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ डंबल से लाइट वेट, और मैं अराउंड 10 सेट कर ले रहा हूँ ये सोच के कि मैं वार्म अप है, पर मैंने 10 सेट के दौरान मैंने अपना एक मेन सेट कर लिया। तो जब तक मैं मेन सेट पे आऊंगा मेरी आधी एनर्जी चली गई तो मैं उतना वेट उठाऊंगा ही नहीं, उतना इफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि मैंने 10 सेट वार्म अप में
मैंने अपनी एनर्जी खत्म कर ली। तो ये पहली मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक क्या आती है, लोग वार्म अप नहीं करते हैं, बिल्कुल ही नहीं करते हैं। मतलब जाएंगे स्क्वाट रैक के नीचे वार्म अप करेंगे, बेंच प्रेस के नीचे जाएंगे, 2 सेट मार लिया, वार्म अप हो गया। वार्म अप ऐसे नहीं होता है, आपको अपनी बॉडी को पंप कराना पड़ेगा, चेस्ट में ब्लड फ्लो करना पड़ेगा। सिर्फ 2 सेट से नहीं होता है, आपको प्रॉपर वार्म अप चाहिए उस मसल ग्रुप के लिए। थर्ड आता है जो मिस्टेक है, वो है बिल्कुल ही वार्म अप नहीं करना, डायरेक्ट मेन सेट पे उतर जाना। तो अगर आपका मसल ठीक है, आपकी मोबिलिटी अच्छी, हर चीज अच्छी, आप कर जाएंगे, पर एक वक्त आएगा जब आपको इंजरी होगी, क्योंकि मसल में इनहेरेंट टेंशन तो होगा ही। तो अचानक आप लोड करेंगे इतना हैवी वेट, तो एक ना एक दिन आपका जो भी मसल ग्रुप है वो बच जाएगा। जो लास्ट वार्म अप मिस्टेक है वो है सेकेंडरी या सपोर्टिंग मसल्स को वार्म अप नहीं करना। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए मेरा शोल्डर है, तो शोल्डर के दिन मेरा सिर्फ शोल्डर वेट नहीं उठाता है, साथ में ट्राइसेप्स भी है। जब यहाँ से प्रेस करते हैं तो आपका ट्राइसेप एक्टिवेट होता है। जब आप चेस्ट करते हैं, इस मूवमेंट के बाद जब आप क्लोज करने की कोशिश करते हैं चेस्ट को, तो आपका ट्राइसेप एक्टिवेट होता है। सेम और भी मसल ग्रुप्स हैं जो एक्टिवेट होते हैं साइड बाय साइड। जैसे आप बैक डे कर रहे हैं तो आपको बाइसेप्स और फोरआर्म्स यूज होता है। तो अगर आपने इनको वार्म अप नहीं किया तो इफेक्टिवली वो लोड नहीं उठा पाएगा बाइसेप, क्योंकि ये सपोर्टिंग मसल्स हैं। कई बार इंजरी भी हो जाती है, क्योंकि अगर ये दो सपोर्ट नहीं करेंगे ढंग से, ये दो जो आपके सपोर्टिंग मसल्स हैं, तो आपके मेन मसल को आधा से ज्यादा लोड करना पड़ेगा। उसकी वजह से इंजरी के चांसेस हैं, वर्कआउट इफेक्टिव नहीं हो सकता है। जानते हैं करेक्ट वे ऑफ वार्म अप क्या होता है? जो सबसे पहले आप लाइट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका चेस्ट डे है, तो चेस्ट डे के दिन आप पेक डेक फ्लाई मशीन लीजिए और अराउंड 12 से 13 बहुत ही लाइट वेट से कीजिए, जो वहाँ पे ब्लड फ्लो हो। डंबल प्रेसेस कीजिए जिससे कि वहाँ पे ब्लड फ्लो हो बहुत ही लाइट वेट से, तो जिसको हम लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस कहते हैं। तो आपके ब्रेन मैसेज देगा चेस्ट को कि हाँ भाई तुम्हारा वर्कआउट होने जा रहा है, तैयार हो जाओ, और ब्लड फ्लो उस डायरेक्शन में जाएगा। एक बार आपने लो इंटेंसिटी कर लिया, उसके बाद एक सेट जिसमें 3 से 4 रैप रखिएगा बस, वो हैवी मारिए। यानी कि मान लीजिए आप अपना पहला सेट 17 kg से करते थे, तो अराउंड 15 या फिर 17 सिर्फ 3 रैप निकालिए, जिससे कि आपका जो मसल है वो कस्टम हो जाएगा, तैयार हो जाएगा कि हाँ हैवी वेट आने वाला है। तो सबसे पहले लाइट वेट, उसके बाद थोड़ा सा हैवी वेट से आप स्टार्ट कीजिए, 3 रैप मैक्स, 3 से 4 रैप, तो आपके मसल अकस्टम हो जाएगा कि हाँ अब मेन सेट स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत ही बड़ी मिस्टेक है कि लोग मोबिलिटी पे वर्क नहीं करते हैं अपने। मोबिलिटी का मतलब है फुल रेंज ऑफ मोशन, कितने फ्लेक्सिबल हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इफेक्टिव रेंज ऑफ मोशन के लिए, इंजरी प्रिवेंशन के लिए, और आपके मसल को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए। और उसमें जो ज़्यादातर मिस्टेक्स यही होती है कि लोग वर्कआउट के बाद कूल डाउन नहीं करते हैं, स्टैटिक स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं क्योंकि जब आपने मसल के, जैसे मान लीजिए आप बाइसेप कर्ल कर रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अब ये मसल कॉन्ट्रैक्शन है, तो अब आप इस मसल के टेंशन को रिलीज कब करेंगे? क्योंकि अगर आपको लगता ही नहीं है तो आप अपना फिंगर लीजिए और यहाँ पे आप इसको प्रेस करके देखिए, आपको हल्का सा पेन महसूस होगा, क्योंकि वहां पे इनहेरेंट टेंशन पहले से है। तो जब तक आप उस टेंशन को रिलीज नहीं करेंगे तो बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल कैसे होगी, इंजरी प्रिवेंशन कैसे होगा? क्योंकि वो टेंशन रिलीज करना इंपॉर्टेंट है। वहीं पे स्टैटिक स्ट्रेचिंग काम आता है, जब आप टेंशन को रिलीज करते हैं और आपका फिर मसल एकदम लाइट और फ्लेक्सिबल हो जाता है, मूवमेंट्स, रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। हर चीज़ है जो मसल में टेंशन होता है, मसल नॉट्स जिसको हम कहते हैं, वो निकालना जरूरी है स्टैटिक स्ट्रेचिंग के थ्रू। कूल डाउन, अपना हैवी वर्कआउट किया उसके बाद एक स्टैटिक स्ट्रेचिंग और कूल डाउन इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी पे वर्क कीजिए। देखिए जो क्लासिकल एरा था, जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का एरा था, उसमें आर्नोल्ड ने कोट किया है कि उस जमाने के बॉडी बिल्डर्स एज फ्लेक्सिबल एज प्रिट्जल थे, जबकि प्रिट्जल डेजर्ट होता है। कई लोग योगा क्लासेस ज्वाइन करते थे इसीलिए कि वो अपने फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क करें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी वर्क। अगर हम नहीं करेंगे तो आप इंजरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो आपका मसल है उसमें से आप टेंशन रिलीज कीजिए पूरे वर्कआउट करने के बाद, जिसको हम कूल डाउन कहते हैं। लास्ट मिस्टेक है जो लोग जनरली एसोसिएट करते हैं, वो है फोम रोलिंग आपकी मोबिलिटी वर्क नहीं है। फोम रोलिंग या फिर आप टेनिस बॉल लेके अगर नॉट्स निकालते हो, जो आपके मसल नॉट्स को रिलीज करने का तरीका है। कि आपने फोम रोलिंग में क्या होता है, प्रोजेक्शंस होते हैं आपके रोलर में, तो आप रोल करते हैं बॉडी पे रैंडमली और आपके जो टेंशन है वो रिलीज हो जाता है, बट वो मोबिलिटी नहीं है। मोबिलिटी का मेन मतलब होता है फुल रेंज ऑफ मोशन कर पाना। फुल रेंज ऑफ मोशन आपका फोम रोलर नहीं मदद करता। फोम रोलर ये कहता है कि जो इनहेरेंट टेंशन पहले से था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, नॉट बन गया है, तो आप उसको रिलीज कर दें।
और वो कहीं से कोई इफेक्टिव तरीका नहीं है मोबिलिटी के लिए। तो मोबिलिटी पे आपको वर्क करना चाहिए। एक दिन पूरे हफ्ते में जो रेस्ट डे है उस दिन या तो योगा कीजिए या तो कुछ ऐसी मोबिलिटी एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट कीजिए कि आप अपना टेंशन रिलीज करें, वर्क कीजिए अपने फुल रेंज ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको फिटनेस है, लॉन्ग टर्म गेम खेलना है। ये शॉर्ट टर्म में तो हम मसल बना लेंगे, हर चीज बना लेंगे, फिर एक दिन इंजरी हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं है। तो लॉन्ग टर्म सोचिए कि लॉन्ग टर्म में आपको लंबा गेम खेलना है, तो मोबिलिटी वर्क इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अगर आप ये सारे टिप्स इंकॉर्पोरेट करेंगे तो स्ट्रेचिंग और वार्म अप आपके गेन्स और मसल वर्कआउट को किल नहीं करेंगे, फायदा ही देंगे और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही एड करेंगे। तो गाइस अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।